नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूं अवचेतन स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने वाक्य का पहला पार्ट पढ़ लिया है। आज आपकी सेकंड क्लास है वाक्य की, जिसमें हम जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, है ना भाई। अर्थ के आधार पर आपके, मैंने कल बताया था आपको, 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आपके 8 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके होते हैं, है ना भाई। पहला आपका होगा विधानवाचक। विधानवाचक। दूसरा है आपका निषेधवाचक। निषेधवाचक। तीसरा आपका होगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, है ना। फोर्थ है आपका विस्मयादिवाचक। फिफ्थ आपका होगा आज्ञावाचक। सिक्स होगा आपका इच्छावाचक। इच्छावाचक, है ना। 7 आपका होगा संकेतवाचक। संकेतवाचक। 8 और लास्ट आपका होगा संदेहवाचक। संदेहवाचक, है ना। तो अर्थ के आधार पर मैंने आपको क्या बताया? अर्थ के आधार पर वाक्य के जो आपके भेद होंगे वो 8 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक। नेक्स्ट है आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और आपका संदेहवाचक। ठीक है, सभी समझ गए होंगे। तो पहला हम देखेंगे, पहला क्या है आपका विधानवाचक के बारे में जानेंगे। विधानवाचक। तो विधानवाचक क्या होगा? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की आपको जानकारी प्राप्त होगी, है ना। तो वो आपका क्या होगा? विधानवाचक में आएगा। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वह आपका क्या कहलाएगा? विधानवाचक कहलाएगा। वह विधानवाचक कहलाता है। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की आपको जानकारी प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगा? विधानवाचक कहलाएगा। या आप ये भी सोच सकते हैं कि जितने भी आपके सिंपल और साधारण वाक्य होते हैं वो आपके क्या होते हैं? विधानवाचक में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा भारत एक देश है। तो आपको क्या प्राप्त हो रही है? भारत के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। भारत एक देश है। भारत एक देश है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि राम के पिता का नाम दशरथ है। राम के पिता का नाम, राम के पिता का नाम
दशरथ है। तो आपको यहां पर क्या प्राप्त हो रही है, एक जानकारी, या आप कह सकते हैं इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्य भी इसमें आएंगे, है ना। भाई इसको कोई झुटला नहीं सकता, भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, तो बदल तो जाएगा नहीं। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि विधानवाचक में क्या आएगा, जो सेंटेंस आपको किसी भी प्रकार की जानकारी देगा, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ के वाक्य जो भी होते हैं वो इसमें आएंगे, है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ अयोध्या के राजा थे। सूर्य पूर्व से निकलता है, तो ये सभी आपके जितने भी सेंटेंस होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ वाले, तो वो आपके किस में आ जाएंगे, विधानवाचक में आ जाते हैं। तो सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं निषेधवाचक, है ना। नेक्स्ट आपका है निषेधवाचक। तो निषेधवाचक को एक बार हम देख लेंगे। सेकंड है आपका निषेधवाचक। तो निषेधवाचक क्या होते हैं भाई, इनमें आपको नकारात्मकता देखने के लिए मिलेगी, सेंटेंस में आपकी नकारात्मकता बनी रहेगी, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, निषेधवाचक में आ जाएंगे। भाई जिन वाक्यों से कार्य का न होना संभव हो, है ना, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव, कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, नकारात्मकता बनी रहती है ना, या नकारात्मकता बनी रहती है, तो वो क्या कहलाएंगे, निषेधवाचक। वह निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। निषेधवाचक वाक्य क्या कहलाएंगे भाई, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव उत्पन्न होगा, है ना, या सेंटेंस में नकारात्मकता बनी रहेगी, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, निषेधवाचक वाक्य। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, है ना, एग्जाम्पल देख लेंगे आप, मैंने दूध नहीं पिया, तो सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, नकारात्मकता बनी हुई है। सेकंड हम देख लेते हैं, मैंने खाना नहीं खाया। मैंने खाना नहीं खाया, सीता ने कार्य नहीं किया, तो आप इसमें नहीं वाले सेंटेंस रखेंगे, है ना, सीता ने कार्य नहीं किया। तो इस प्रकार के सेंटेंस आपको जहां भी देखने के लिए मिलेंगे, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, निषेधवाचक में आ जाएंगे। तो विधानवाचक और निषेधवाचक दोनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रश्नवाचक, है ना। नेक्स्ट आपका आ जाता है थर्ड, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक में आपका क्या आएगा भाई, यह वाक्य है जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न करना संभव हो या प्रश्न किया जाए, है ना, वह वाक्य है। वह वाक्य है जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। वह
प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो सभी समझ गए होंगे भाई, जहां भी आपको प्रश्न किया जाए या किसी चीज के बारे में आपसे पूछा जाए और आपको यहां पर क्वेश्चन मार्क भी देखने के लिए मिलता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक में आ जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया भारत क्या है ना, तो ये आपसे क्या हो रहा है, प्रश्न हो रहा है, भारत क्या है ना, तो ये आपसे क्या हो रहा है, प्रश्न हो रहा है। राम के पिता कौन है, राम के पिता कौन है, तो मैंने आपसे क्या किया, प्रश्न किया, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको इसके आगे देखने के लिए मिलेगा, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, दशरथ कहाँ के राजा थे। मैं आपसे पूछूं दशरथ कहाँ के राजा थे, तो सेंटेंस में आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। यह क्या है, एक सेंटेंस हम लिख देते हैं किसी भी वस्तु को देकर कि यह क्या है, तो यहां पर आपको क्या पता चल रहा है कि यहां पे आपको प्रश्नवाचक वाक्यों का पता चल रहा है। सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ आपका होगा, फोर्थ है आपका आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य, तो आज्ञावाचक वाक्य आपके क्या होंगे भाई, यहां वाक्य जिसके द्वारा आपको आज्ञा दी जाती है ना, तो वो आपके क्या होंगे, आज्ञावाचक कहलाएंगे। जैसे वह वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या फिर प्रार्थना की जाती है, या प्रार्थना की जाती है, वो क्या आपके कहलाएंगे, उन्हें आज्ञावाचक कहेंगे। उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो सभी समझ गए होंगे, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आपको आज्ञा दी जाए या फिर प्रार्थना की जाए, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे सेंटेंस में आप देख लेते हैं, कृपया बैठ जाइए, है ना, कृपया बैठ जाइए। नेक्स्ट एग्जांपल है, शांत रहो, शांत रहो। नेक्स्ट एक और है, कृपया शांति बनाए रखें, तो ये आपके किस में आ जाएंगे, आज्ञावाचक में। कृपया शांति बनाए रखें। तो दोनों आप समझ गए होंगे, प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक वाक्य किस प्रकार के होते हैं और कौन कौन से सेंटेंस इसमें आते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट चलते हैं विस्मयादि वाचक वाक्य की तरफ, है ना। नेक्स्ट आपका है विस्मयादि वाचक वाक्य। नेक्स्ट है विस्मयादि वाचक वाक्य। तो विस्मयादि वाचक वाक्य आपके क्या हो जाएंगे भाई, यह वाक्य जिससे किसी प्रकार की अनुभूति हो आपको, है ना, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की अनुभूति का प्रदर्शन किया जाए, अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है।
यानी हर्ष और शोक वाले वाक्य, है ना, जहां भी ज्यादा खुशी हो या जहां भी आप दुख अपना दिखाएं तो वहां पर आपका क्या होगा, विस्मयादिवाचक वाक्य वो कहलाते हैं। तो वह क्या कहलाएंगे, वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाएंगे। वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे सेंटेंस हम देख लेते हैं, उदाहरण में मैंने लिखा आहा कितना सुंदर दृश्य है, तो ये आपका किस में आएगा, ये आपका विस्मयादिवाचक में आ जाएगा। कितना सुंदर, कितना सुंदर दृश्य है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, बल्ले बल्ले हम जीत गए, तो ये भी आपका किस में आता है, हम जीत गए। तो ये साइन आपको जहां भी देखने के लिए मिलेगा, है ना, और आपको वाक्य में हर्ष हो या फिर क्या हो, किसी भी चीज की आपको अनुभूति हो रही हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, विस्मयादिवाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे ओ, तो ये बात है, एक सेंटेंस हम लिख देते हैं, ओहो तो ये बात है, तो ये बात है, तो ये आपके किस में आ जाएंगे, विस्मयादिवाचक वाक्य में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट आपका है इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य में आपके किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं भाई, जिन वाक्यों से किसी इच्छा या आकांक्षा, है ना, या फिर आशीर्वाद का बोध आपको हो, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में इच्छा आकांक्षा या आशीर्वाद का आपको बोध होता है ना, आशीर्वाद का बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, इच्छावाचक में यदि सेंटेंस इस प्रकार का हो कि जहां पर आप अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, है ना, या किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या किसी प्रकार की आकांक्षा का आप बोध कर पा रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, वहां पर आपका इच्छावाचक सेंटेंस होगा। जैसे उदाहरण में हम देख लेते हैं, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, है ना, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु करे। तो ये क्या हो गया, आपका आशीर्वाद फॉर्म में सेंटेंस है ना। सेकंड हम देख लेते हैं, नववर्ष मंगलमय हो, है ना, नववर्ष मंगलमय हो। थर्ड सेंटेंस आ जाता है, भगवान तुम्हें दारोगा बनाए, है ना, आप सभी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, भगवान तुम्हें दारोगा बनाए। तो इस प्रकार के सेंटेंस आपके किस में आएंगे, इच्छावाचक में। एक हम लिख सकते हैं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ये सेंटेंस भी आपका इच्छावाचक में आता है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं,
तो ये आपके सेंटेंस इस प्रकार के किस में आ जाते हैं, इच्छावाचक वाक्य में आ जाएंगे। तो विस्मयादिवाचक वाक्य और इच्छावाचक दोनों ही आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट चलते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, संकेतवाचक। नेक्स्ट क्या है आपका, संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य में आपका क्या आएगा भाई, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, जिन वाक्यों में संकेत का बोध होता है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे भाई, उन्हें आप क्या कहेंगे, संकेतवाचक। उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो सभी समझ गए होंगे। अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। भाई संकेतवाचक में एक वाक्य जो है, इसमें आपका एक और चीज होती है, संकेतवाचक में एक वाक्य जो होगा दूसरे वाक्य पर भी निर्भर होगा, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, संकेतवाचक में आता है। जैसे पहले देख लेते हैं, राम का मकान इधर उधर है। राम का मकान उधर है, तो यानी आपको संकेत दिया जा रहा है ना। आप किसी जगह खड़े हैं, कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि राम का मकान उधर है, तो यानी उसने आपको संकेत दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, सोनू उधर रहता है। सोनू, तो ये क्या है, सेंटेंस में इशारा कर रहा है वो, है ना, या संकेत दे रहा है, सोनू उधर रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक वाक्य यदि दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, संकेतवाचक में आ जाएगा। जैसे यदि तुम मेहनत करो, यदि तुम मेहनत करो तो अवश्य पास हो जाओगे। तो अवश्य पास हो जाओगे, यानी सेकंड सेंटेंस जो है आपका पहले पर निर्भर है ना। यदि तुम मेहनत करो तो अवश्य पास हो जाओगे। यदि मैं सेंटेंस इतना कर दूं कि तो अवश्य पास हो जाओगे, तो आप इससे कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये इस वाले सेंटेंस पर निर्भर है। तो मैंने क्या बताया, पहला सेंटेंस यदि दूसरे सेंटेंस पर निर्भर हो या दूसरा पहले पर निर्भर हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वहां पर भी आपका संकेतवाचक वाक्य हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका बचता है संदेहवाचक। नेक्स्ट है आपका संदेहवाचक वाक्य। तो संदेहवाचक में क्या आएगा आपका, जिन वाक्यों में संदेह का बोध बना रहता है, जिन वाक्यों में संदेह यानी शंका बनी रहेगी, संदेह बना रहता है, वह क्या कहलाएंगे आपके, वह संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे, संदेहवाचक में क्या क्या पूछा जा सकता है, मैंने कहा होगा, है ना। एक सेंटेंस है आपका, मैंने कहा होगा, तो यानी सेंटेंस में संदेह है, पता नहीं है कि क्या कहा होगा, है ना। तो आपको क्या है, संदेह इसमें हो रहा है। जैसे उसने खाया होगा, उसने
उसने खाया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पंडित जी ने पूजा की होगी। पंडित जी ने पूजा की होगी। या सीमा ने गाना गाया होगा। सीमा ने गाना गाया होगा। तो यहां पर आपको क्या पता चल रहा है, सेंटेंस में संदेह है, यानी शंका, संदेह बना हुआ है कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ। तो संदेहवाचक में क्या आ जाएगा, जिन वाक्यों में संदेह बना रहता है या शंका बनी रहेगी तो वो आपके क्या कहलाएंगे, संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है। और एक चीज, ये सेंटेंस भी इसमें आ जाते हैं इस प्रकार के कि क्या वह यहां आ गया, है ना, क्या वह यहां आ गया। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी इसमें बन जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो प्रश्न हो रहा है तो इसमें हम प्रश्नवाचक भी लगा सकते हैं। तो वो एग्जामिनर पर आपका निर्भर करेगा कि वो आपको सेंटेंस देकर किस प्रकार का वाक्य पूछ रहा है, प्रश्नवाचक आपसे पूछा जा रहा है या संदेहवाचक आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर संदेह भी बना हुआ है, क्या वह यहाँ आ गया, तो यानी शंका है ना, वो सिर्फ अपने मन में सोच रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी संकेतवाचक में, संदेहवाचक में आपके आ सकते हैं। जैसे क्या वह यहां आ गया, या फिर क्या उसने काम कर लिया। एक सेंटेंस, क्या उसने यह काम कर लिया। तो यहां पर आपको संदेह भी देखने के लिए मिल रहा है और ये प्रश्नवाचक में भी आपके आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एग्जामिनर आपसे दोनों ही, एक ये उदाहरण रख के दोनों ही दे देगा कि संदेहवाचक और प्रश्नवाचक, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप इसको किस में लिखेंगे, प्रश्नवाचक में भी आ सकता है और ये संदेह भी इसमें बन रहा है ना। तो ये दोनों में आपके सेंटेंस आ सकते हैं। तो सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर देखेंगे आप रचना के आधार पर वाक्य, है ना। अर्थ के आधार पर आप 8 प्रकार के वाक्य पढ़ चुके हैं। अब आप देखेंगे रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। तो रचना के आधार पर आपके 3 प्रकार के वाक्य होंगे, है ना। कौन कौन से आपके होंगे भाई, सरल या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा आपका हो जाता है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। और थर्ड आपका हो जाता है संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर रचना के आधार पर वाक्यों के भेद में से ही पूछे जाएंगे। जो आपके 3 प्रकार के होंगे, सरल या साधारण, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, है ना। अर्थ के आधार पर आपसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं और कम ही पूछे जाते हैं। ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका, कि रचना के आधार पर आपको ज्यादा प्रश्न मिलेंगे, है ना। पहला हमने क्या लिखा, सरल या साधारण वाक्य। तो सरल और साधारण वाक्य को जान लेते हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य। तो सरल और साधारण वाक्य आपके किस प्रकार के होते हैं भाई, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है ना। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है ना। और एक ही कर्ता होता है,
वे साधारण वाक्य आपके होते हैं, वे साधारण वाक्य होते हैं। या फिर आप एक और चीज लिख सकते हैं, या एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय भी आपका इसमें होगा, या एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय इसमें होगा, एक ही विधेय होगा। तो वो क्या होंगे? सरल और साधारण वाक्य होंगे। मैंने क्या बताया? जिस वाक्य में एक ही कर्ता, एक ही क्रिया होगी और एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? सिंपल सेंटेंस, यानी सरल या साधारण वाक्य आपके कहलाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, बिजली चमकती है ना। पहला मैंने लिखा बिजली चमकती है, तो इसमें आपको क्या दिखाई दिया भाई? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, है ना। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा पानी बरसा, पानी बरसा, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। थर्ड एग्जांपल हमने लिखा राहुल व्यायाम करता है, राहुल व्यायाम करता है। भाई कर्ता एक है और क्रिया भी एक ही है। राहुल क्या कर रहा है? व्यायाम कर रहा है, यानी एक ही क्रिया कर रहा है। तो उद्देश्य क्या हो गया? राहुल, और व्यायाम करता है एक ही आपका क्या हो गया? इसमें विधेय हो गया। नेक्स्ट है सीता नाचती है। नेक्स्ट आप देख लेंगे, सीता नाचती है, यानी कर्ता भी एक ही है और क्रिया भी आपकी एक ही है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है ना। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लेंगे कि राम ने भोजन किया, राम ने भोजन किया। राम उद्देश्य हो जाएगा, ने भोजन किया आपका क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो यानी आप क्या देख पा रहे हैं? इन सेंटेंस में एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, यानी एक ही कर्ता और एक ही क्रिया जिन सेंटेंसों में होती है वो क्या हो जाते हैं? आपके सिंपल सेंटेंस, यानी सरल या साधारण वाक्य कहलाएंगे। तो रचना के आधार पर आपके कितने भेद होंगे? 3। सरल या साधारण वाक्य को आज हमने जान लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम कल की क्लास में जानेंगे मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को। तो आशा करती हूँ सभी को बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपका बचा हुआ है। 2 वाक्य आपके बच रहे हैं, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, उनको हम कल की क्लास में करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे रहिए।